everyone, welcome to the another lecture of modern periodic table. In today's lecture we are going to discuss some more important concepts regarding electronic configuration. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या लिखने का प्रयास कर रहे हैं या क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसमें एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी पार्ट इसमें कवर किया है। ठीक है, तो हमने कल के लेक्चर तक क्या देखा था, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं और उन 4 क्वांटम नंबर्स के ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बता सकते हैं। किसके बारे में बता सकते हैं? एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और वो कौन से नंबर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल, शॉर्ट में मैं रिवाइज कर रही हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय लेटर n, वो हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। सेकेंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल l, ये हमें क्या बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है और उसका शेप कैसा है। ठीक है, और l के जो वैल्यूज होते हैं s p d f के लिए फिक्स्ड होते हैं 0 1 2 3, that you have to remember. And from the values of L we can get the values of magnetic quantum number, which will give us idea about the number of suborbitals which are present into these orbitals. So third is I can write over here, magnetic quantum number, and that was denoted by letter small m, राइट। स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे m के वैल्यूज वैरी कैसे होते हैं, -l to +l। मतलब अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करूँ तो m की वैल्यूज़ के लिए ओनली सिर्फ एक ही होगी 0। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक ही सब ऑर्बिटल होगा जो एक बॉक्स से दिखाई देगा या फिर एक बॉक्स उसके लिए डिनोट किया जाएगा। ठीक है, सो p ऑर्बिटल की जो वैल्यू होती है l की वैल्यू है 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे वैरी करेगा, -1 to +1। सो उसमें कितने आएंगे वैल्यूज, देखिए -1 0 आएगा, +1 आएगा। सो कितने बॉक्स हम p ऑर्बिटल के लिए दिखा सकते हैं, 3 बॉक्सेस, मतलब वहाँ पे 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और हर एक का नाम है, हर एक का ओरिएंटेशन अलग है। सब ऑर्बिटल जो है, जो ऑर्बिटल में भी जो जगह होती है उसको हम सब ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो हर एक बॉक्स का खुद का एक ओरिएंटेशन है, हर एक सब ऑर्बिटल का खुद का एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नंबर होता है और उसका खुद का ओरिएंटेशन होता है। तो ये जो है p ऑर्बिटल जो 3 बॉक्स से डिनोट किया जाएगा, तो वो उसके नाम क्या लिखे गए हैं, px, py एंड pz अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। कैसे px कैसे होगा, देखिए p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, देखिए डम्बेल या फिर डम्बेल। ठीक है, डम्बेल मतलब वो जो एक्सरसाइज करने में यूज होता है, पता है आपको, डम्बेल दोनों तरफ 2 लोब्स होते हैं, बीच में हम ऐसे उठा सकते हैं, उसको डम्बेल कहा जाता है। तो वैसा शेप होता है हमारे p ऑर्बिटल का। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ये कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो भी डेटा है उसको हमें याद रखना है। That is the important thing. So p orbital is dumbbell in shape, and if the lobes of the p orbital are oriented like this along the x-axis, then it is going to be called px orbital. px orbital का शेप ऐसे होता है। ठीक है, py orbital देखिए, py ऑर्बिटल भी डम्बेल ही होगा। px, py और pz, ये 3 सब ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो py ऑर्बिटल कैसे डिनोट किया जाएगा, उसके लोब्स y एक्सिस के अलोंग क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे। मतलब एक लोब ऐसा होगा, एक लोब ऐसा होगा। यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो ऐसे फैला होगा p ऑर्बिटल। ठीक है, लाइक दिस इमेजिन करना है। दूसरी बात, अगर हम pz ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे तो वो कैसे सेपरेटली डिनोट किया जाएगा, लाइक दिस। वी आर डिनोटिंग दिस ऑर्बिटल सेपरेटली। ठीक है, यानी अगर एक ही साथ डिनोट करना है तो वो थोड़ा सा फ्लावर जैसा बन जाएगा। तो pz कैसे डिनोट किया जाएगा, लाइक दिस, along the z axis. This is x, y and this one is the z axis. So lobes are oriented along z axis. ठीक है, लाइक दिस, ऐसे होगा। तो अगर मुझे एक साथ 3 p ऑर्बिटल्स
शो करने हैं तो मैं कैसे करूँगी, तो लाइक दिस x y and z, सो 1 2 and 3, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में दिखाई दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में अकोमोडेट हो सकते हैं। डायग्रामेटिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, वही इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स में हम दिखाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बॉक्स में क्या करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे अभी हम अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, see over here d orbital shapes, I'm not going to show you over here, just the names we are going to discuss over here. If you want to see the images you can see it in a book in the structure of atom, okay। सिर्फ हमें यहाँ पे d ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं ये पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, l का वैल्यू देखना पड़ेगा। l का वैल्यू जो होता है d ऑर्बिटल का, हम थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करें, उस पर से ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एल की वैल्यू होती है 2, यहाँ पे लिखा है मैंने। सो मेरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डी ऑर्बिटल्स की वैल्यू कैसे वैरी होगी, -2 2 +2। सो टोटल कितनी वैल्यूज होती है, देखिए -2 -1 0, -2 से 0 तक जाएंगे, फिर +1 होगा, फिर +2 होगा। सो टोटल कितनी वैल्यूज मिल गई हमें, 5। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं दिखाने के लिए, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस, ठीक है। मतलब हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल में क्या है, सब ऑर्बिटल्स हैं। डी के ये 5 सब ऑर्बिटल है और इनके नाम देखिए क्या क्या हैं। जैसे मैंने पी ऑर्बिटल के लिए लिखा था px py pz, वैसे डी ऑर्बिटल के नाम थोड़े से डिफरेंट है। ये डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल, ठीक है। एक मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे होता है, लेकिन डबल डम्बेल मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की तरफ ऐसे, मतलब 2 डम्बेल हमें दिखाई देंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, नाम देखिए डी एक्स वाई मतलब एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग डम्बेल दिखाई देगा। 2 डम्बेल, 4 फोल्ड बोल सकते हैं हम उसको, 4 फोल्ड मतलब 4 हमें ऐसे पेटल्स, जैसे हमारा फ्लावर होता है उसमें पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स मतलब वो कोरोला जो होता है, कलर पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। तो जैसे पेटल्स होते हैं वैसे ही वो 4 पेटल वाला एक फ्लावर की तरह दिखेगा, 4 पेटल वाले फ्लावर की तरह, ठीक है। सो डबल डम्बेल भी बोल सकते हैं उसको। तो नाम कैसे है देखिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, देन डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर एंड लास्ट वाला है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से एक ये जो है डी एक्स वाई, उसका मैं यहाँ पे शेप दिखा देती हूँ। नेक्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द शेप्स यू विल फाइंड इन टू द बुक। सो एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हम दिखाते वक्त इसको कैसे दिखाएंगे, एक रहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और एक वाई एक्सिस के अलोंग, इन बिटवीन द एक्सिस वी आर गोइंग टू शो, ठीक है। अलोंग द एक्सिस ना दिखाते हुए हम इन बिटवीन द एक्सिस ऐसे दिखा सकते हैं। तो कितने लोब्स हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस, ओके। सो हमारा ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल अगर है तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 कैसे दिखाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लाइक दिस। ये एक मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, एक एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये 4 फोल्ड होता है, 4 फोल्ड मतलब 4 पेटल्स की तरह। वैसे हमारा एफ ऑर्बिटल, उसमें कितने सब ऑर्बिटल्स होंगे, कल के लेक्चर में हमने देखा था। एफ ऑर्बिटल एल का वैल्यू होता है 3, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू वैरी करेंगे -3 to +3, मतलब कितने, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। सो टोटल अगर हम काउंट करें तो वो होंगे 7। सो हमें क्या कितने ड्रॉ करने पड़ते हैं बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस। तो इनके नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं, उनके शेप्स भी देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी 11th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री है उसमें ऐसे ही कंपाउंड्स में हम मतलब उनके स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे जहाँ पे हमें सिर्फ डी ऑर्बिटल तक ही क्या करना है, उनका शेप देखना है, मतलब कैसे कैसे शेप्स बनते हैं उसके लिए हमें ज़रूरी है सिर्फ डी ऑर्बिटल तक के शेप। एफ ऑर्बिटल की शेप जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर 8 फोल्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। जैसे 4 फोल्ड देखा ना, वैसे 8 फोल्ड होता है, 8 फोल्ड की तरह, फ्लावर की तरह वो दिखेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो नीड टू गो इन डिटेल ऑफ दैट। Just for the information I have told you these things. You will find it into the structure of atom also when you are going to discuss in detail the structure of atom. Then that time also we are going to discuss it in brief again. Now अभी हम देखेंगे कि हर एक शेल में, हर एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, हर एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे और कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, और उस पर से हमें पता चलेगी इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिट। क्या पता चलेगी? इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हम बात करेंगे, एन की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, अभी मैंने बोला था। सो n = 1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट या फिर फर्स्ट शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो n = 1 में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसकी वैल्यू, जिसकी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। बताइए मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए ऑर्बिट नंबर 1 में एक ही ऑर्बिटल होगा जिसकी L की वैल्यू होगी 0, तो वो कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल। आप सबको पता है L की वैल्यू 0 किसकी होती है? एस ऑर्बिटल की होती है। ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितने की होती है? 2 की। मतलब हम एक ऑर्बिटल में, ये जो एक ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 2। मतलब हर एक बॉक्स की इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2 की। अगर किसी ऑर्बिटल में 3 बॉक्सेस हैं तो उसमें हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? 6 की। अगर 5 बॉक्सेस हमने दिखाए तो हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी उस ऑर्बिटल की कितनी हुई? 10, लाइक दिस। ठीक है, सो हमारे पास अभी आ गया क्या? देखिए n = 1 में एक ही ऑर्बिटल होगा जिसकी L की वैल्यू 0 होगी, पहला L अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, और वो 0 होता है फॉर s ऑर्बिटल। सो जो s ऑर्बिटल हमारे n = 1 में होगा उसको हम कहेंगे 1s। क्या कहेंगे? फर्स्ट शेल में जो प्रेजेंट है वो s ऑर्बिटल, इसलिए कहा मैंने 1s, उसकी कैपेसिटी 2 की। सो मेरे पहले शेल की कैपेसिटी कितनी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब मेरे n = 1 में मेरे पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? सिर्फ 2, क्योंकि वहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल जिसके घर में 2 ही लोगों के लिए जगह है, इसलिए वहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ n = 2 के लिए क्या लिखते हैं हम? देखिए n = 2 में हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की, 0 और 1। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि n = 2 में ऐसे 2 ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी L की वैल्यू 0 और 1 होगी। सो आप सबको पता है कि 0 वैल्यू होती है s ऑर्बिटल की और 1 वैल्यू होती है p ऑर्बिटल की, पता है ना? देखिए यहाँ पे लिखती हूँ SPDF 0 1 2 3 वैल्यू ऑफ L, p ऑर्बिटल 1। सो मैं क्या बोलूँगी? सेकेंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल भी होता है और p ऑर्बिटल भी होता है। फर्स्ट शेल में भी s ऑर्बिटल होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होगा, उसको हम कहेंगे 1s। सेकेंड ऑर्बिट में जो s ऑर्बिटल होगा उसको हम क्या कहेंगे? 2s। क्या कहेंगे? 2s। सेकेंड शेल में जो ऑर्बिटल है 2s, सेकेंड शेल का p ऑर्बिटल क्या कहेंगे? 2p। ठीक है, इस s ऑर्बिटल के लिए कितने बॉक्स दिखाएंगे? 1। इस p ऑर्बिटल के लिए कितने बॉक्स दिखाएंगे? p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, p ऑर्बिटल कहीं भी हो 3 सब ऑर्बिटल्स होंगे, सो 1 2 3 बॉक्सेस, एवरी बॉक्स कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग दिस? देखिए इस पर से ये समझ में आ रहा है, इस पर से हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल रहा है। ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी फिक्स होती है, सो हमारे ऑर्बिट के भी इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी फिक्स्ड है। इसके आगे हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरी बात n = 3 के लिए अब हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए n = 2 के लिए L की वैल्यू थी 0 और 1,
तो हमें 3 वैल्यूज L की लेनी पड़ेंगी n इक्वल्स टू 3 के लिए। कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं? 0, 1 और 2 जिनकी वैल्यूज होती है वो ऑर्बिटल। तो 0 वैल्यू होती है s ऑर्बिटल की, 1 होती है p ऑर्बिटल की और 2 होती है d ऑर्बिटल की, है ना। सो हम इस ऑर्बिटल जो थर्ड ऑर्बिट में है s ऑर्बिटल, उस वहाँ पे भी s ऑर्बिटल, अभी यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 3s है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें साइज का डिफरेंस है। फर्स्ट शेल में जो s ऑर्बिटल होगा उसका साइज छोटा होगा, स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल कैसे होता है? स्फेरिकल। तो फर्स्ट शेल में जो ऑर्बिटल होगा उसका साइज छोटा होगा। सेकेंड शेल मतलब शेल ऑर्बिट बढ़ गया तो ऑर्बिट के साथ शेल का मतलब इसका भी साइज बढ़ गया। 1s का साइज छोटा होगा तो 2s का साइज उससे थोड़ा बड़ा होगा, 3s का साइज उससे थोड़ा और बड़ा होगा। जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी s ऑर्बिटल जो अगले अगले ऑर्बिटल में हमें दिखाई देगा, उस मतलब ऑर्बिट में हमें दिखाई देगा, उसका साइज बढ़ते जाएगा। वही बात p ऑर्बिटल में भी हमें दिखाई देगी, ठीक है। मतलब 2p से 3p बड़ा होगा, 3p से 4p बड़ा होगा। इज इट क्लियर? सी अभी इसको क्या बोलेंगे हम? 3s, इसको क्या बोलेंगे? 3p, और इस d ऑर्बिटल जो थर्ड शेल में है उसको क्या बोलेंगे? 3d, ठीक है। 3s, 3p and 3d, these are the 3 orbitals which will be in third shell. So what will be the capacity of this s orbital? s orbital कहीं भी हो उसकी की ही होती है, एक ही बॉक्स दिखाया जाता है। p ऑर्बिटल कहीं भी हो उसकी कैपेसिटी 6 की ही होगी, उसके लिए हम 3 ही बॉक्स दिखाएंगे। और d ऑर्बिटल आगे जाके कहीं भी आए उसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की ही रहेगी, वहाँ पे हम 5 ही बॉक्स दिखाएंगे। 3d है इसलिए ऑर्बिटल की संख्या बढ़ गई, ऐसे नहीं है। d ऑर्बिटल है ना कि कौन सी शेल में है? थर्ड शेल में, इसीलिए बोला 3d। थर्ड शेल में d ऑर्बिटल, थर्ड शेल वाला d ऑर्बिटल, सो 3d। सो कितनी कैपेसिटी? 10 की। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द थर्ड शेल कितनी होगी? देखिए 2 + 6 + 10, 2 + 6 + 10 कितना हुआ? 18। सो इन द थर्ड शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साइज क्या होते जाते हैं? चेंज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जैसे जैसे हम n = 1 से n = 2 में जाएंगे, n = 2 से n = 3 में जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। किसकी? ऑर्बिटल की भी और इलेक्ट्रॉन की भी, ठीक है। मतलब 1s से हायर एनर्जी वाला कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2s। 2s से हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा? 3s, लाइक दिस। 2p से हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा? 3p, लाइक दिस। 1s से 2s और 2p की एनर्जी ज्यादा, 2s 2p से 3s 3p 3d की एनर्जी ज्यादा। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसमें प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है। तो ये जो सारी चीज़ें थी दैट इज़ द बेसिक, ठीक है। हमें क्या पता चला? n = 1 में एक ऑर्बिटल 1s, 2 में 2 ऑर्बिटल्स 2s 2p, 3 में 3 ऑर्बिटल 3s 3p 3d, वैसे 4 में होगा 4s 4p 4d और 4f आएगा। फिर क्या आएगा? 4f, क्योंकि वहाँ पे n = 4 में कौन सी l की वैल्यू होंगी? 0 1 2 3। कौन से ऑर्बिटल्स के लिए होती हैं? s p d एंड f। s की कैपेसिटी 2, p 6, d 10, f 14। f की कैपेसिटी 14 अभी कल के लेक्चर में देखा था। टोटल काउंट करेंगे तो आएगा 32। कितना आएगा? 32, ठीक है। सो जैसे जैसे शेल बढ़ती गई साइज ऑफ द ऑर्बिटल इज गोइंग टू इंक्रीज, energy of the orbital is going to increase, energy of the electron is going to increase into the next higher energy level, as well as the electron carrying capacity of the orbit is going to increase. Is it clear? And according to the energy of the orbital, the electrons are going to filled into the orbitals. अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो किसके हिसाब से मैंने बोला? एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? फिलिंग होगा।
और ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं बोल रही हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फिलअप होगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल बाद में फिलअप होगा, उसको एक नाम दिया गया, उस प्रिंसिपल को एक नाम दिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड अबाउस प्रिंसिपल। क्या कहा गया उसको? अबाउस प्रिंसिपल। और अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या स्टेटमेंट है उसका, वो हम लिखेंगे और उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी के हिसाब से हम ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे और उसको डायग्राम एक बनाएंगे, उसको कहेंगे अबाउस प्रिंसिपल डायग्राम। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? सी ओवर हियर, स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड into the orbitals in the increasing order of their energies, और we can write another statement। और क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसको ही हम और अलग भाषा में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन will enter, simple language, electron will enter in lower energy orbital first and then higher energy orbital is going to be filled। ठीक है, थोड़ा सा मैसी लिखा है लेकिन फिर भी आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट एंड आफ्टर फिलिंग द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। सो हायर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड लेटर ऑन। ठीक है, सो क्या किया साइंटिस्ट ने? हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी को देखा, हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी काउंट की by experiments, and after the experiments they arranged the orbitals into the increasing order of their energies। उसको हम कहेंगे above principle, and that is the above principle diagram which will actually help us to write the configuration। so the diagram is like this। हम ये अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डायग्राम एंड द एक्सप्लेनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो सी ओवर हियर अबाउट प्रिंसिपल डायग्राम। ठीक है, तो जो हम लिखते हैं ना 1s2 2s2 वगैरह, तो वो क्या है यहाँ पे समझ में आएगा। 1s फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल 1s, सेकेंड शेल का ऑर्बिटल 2s एंड 2p, थर्ड शेल के ऑर्बिटल है 3s 3p एंड 3d, फोर्थ शेल के ऑर्बिटल देखिए 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, फिफ्थ शेल के लिए कैसे लिखते हैं? f के आगे कोई ऑर्बिटल अभी तक मतलब इतना इन्वेंट नहीं हुआ है, तो हम 5d 5f तक ही लिखेंगे। आगे g h शायद डिस्कवर हो भी गए हैं लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते। 6s 6p 6d 6f 7s और 7p, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इनको अभी हमें कनेक्ट करना है। कैसे? देखिए, हम ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे इनके बीच में से। ठीक है, पैरेलल लाइन से पहले इनको कनेक्ट कर लीजिए और फिर मैं बताती हूँ कि कैसे उनको जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, नीचे जाएंगे, फर्स्ट शेल से सेकेंड थर्ड फोर्थ, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी बढ़ तो रही है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है तो कभी कभी किसी ऑर्बिटल की एनर्जी एक्सपेक्टेड ऑर्बिटल से कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ये एक सीक्वेंस उन्होंने बनाया है। कैसे बनाया? देखिए, 1s से हम कहाँ तक जाएंगे? 2s। 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की, 2p से ज़्यादा 3s की, 3s से ज़्यादा देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट और एंड कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो दैट यू विल बी क्लियर। सो 3s से 3p, 3p से ज़्यादा किसकी होगी? 4s की, 4s से ज़्यादा किसकी होगी? 3d की, 3d से ज़्यादा
4p, ये कौन सा ऑर्बिटल है 4p, 4p से 5s, 5s के आगे कौन आएगा 4d, 4d से ज़्यादा 5p, ठीक है, 5p से 6s, ऐसे कनेक्ट करना है हमें। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्लियर। जैसे जैसे हम नीचे नीचे शेल में जाएंगे, ऑर्बिट में आगे आगे जाएंगे, वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जा रही है। 1s से 2s की, 2s से 2p की ज़्यादा है, 2p से 3s की ज़्यादा। मतलब इन दोनों में भी अगर कंपेयर करना है तो भी हमें समझ में आ सकता है कि 2s से 2p की एनर्जी ज़्यादा है, 2p से 3s की एनर्जी ज़्यादा है, 3s से 3p की ज़्यादा है, 3p से आगे देखिए 3d था ना, लेकिन 3p के आगे कौन आया 4s आया, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट वाला ऑर्बिटल आया, फिर 3d। तो इनको कैसे कंपेयर करें, कैसे इनकी एनर्जीज को याद रखेंगे, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि अबव प्रिंसिपल को यूज करके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी एंटर्ड इनटू अ particular orbital, and according to by using that concept we are going to write the electronic configuration। तो ये जो यहाँ पे आया 3d बाद में आया, 4s पहले आया, तो ये एनर्जीज को कैसे हम कंपेयर करें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द basic of the configuration, and I hope in tomorrow's lecture we will come to the actual electronic configuration. So keep watching and keep studying. This is very important things. This will help you in future. और ये जो पार्ट अभी हमने सीखा है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी है, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पहले वो पढ़ाया है क्योंकि आपको डायरेक्टली अगर मैं ये डायग्राम दे के बोल देती तो आपको ये शायद समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये बेसिक लिया है, ठीक है। सो वीडियोज जो हैं आपको मिल रहे हैं वो 1-2 बार देखिए, सो दैट आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।